जय हिंद। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यानी कि पिलर्स ऑफ अष्टांग योग। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू योग सम 20 years बैक, पर कभी करती थी कभी छोड़ देती थी। फिर मिली मैं योग फॉर योर सेल्फ के योग गुरु से सम 10 years बैक, एंड देन began my योग जर्नी ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अगर आपने हमारा लास्ट वीक का एपिसोड देखा है तो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू माय योग गुरुज, और आज हम स्पेशल बातचीत करने वाले हैं सुजाता सुहास मैम के साथ, जो कि हमें बहुत सारी बातों पर गाइड करने वाली हैं। उनकी ये योग की जर्नी शुरू हुई थी परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर और पहुंची पूरे समाज के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और इसके लिए हम सभी उनका हृदय से धन्यवाद देते रहेंगे। और आज की बातचीत जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आसन प्राणायाम वो हमें सिखाने वाली हैं, जो कि हम सबके जीवन में अगर हम उतार लें तो हम सेहतमंद रहेंगे, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो सुजाता मैम, आप जुड़े हुए हो और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हुई हूँ आपसे जानने के लिए। पर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि योग को कहते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसको कि फॉलो किया जाता है। आप योग में कौन से स्कूल ऑफ थॉट को लेकर योग कराते हो और फॉलो करते हो? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी के नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। योग में इस नमस्कार मुद्रा को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि राइट हैंड अदरवाइज रिप्रेजेंट टू अदर्स ऑल टू whom I am wishing, and left hand represent to myself, and then both the hands are joining। तो यहाँ पे पहला योग शुरू हुआ कि आपका और मेरा कनेक्शन। इतना सुंदर ये कंसेप्ट है नमस्कार मुद्रा में। और जैसे हाइजीनिकली आप देखेंगे, कोरोना काल में हमने एक्सपीरियंस किया था कि शेक हैंड करना भी उतना हाइजीनिक नहीं था। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट तो वही है ना कि दूसरे को भी आप विश कर रहे। और सबसे सुंदर कंसेप्ट नमस्कार में जो है कि आप कभी गुस्से में नहीं करते नमस्कार। जब भी किसी को विश करते हैं तो कितना सुंदर ब्रॉड स्माइल आपका भी है श्वेता मैम, बहुत सुंदर लग रहा है। तो वैसे ये नमस्कार एक सुंदर एनर्जी देती भी है तो लेती भी है, जनरेट भी करती है। इसलिए नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण है योग में। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि कौन सा स्कूल फॉलो करते हैं, महर्षि पतंजलि योग। पहले जो साधना चलती थी योग की वो जनरली आश्रम में हुआ करती थी कि गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर आगे स्प्रेड करना, ऐसे ही कंसेप्ट चलता था। लेकिन जैसे आजकल है कि पेपर प्रेजेंटेशन होता है मेडिकल फील्ड में या कोई भी रिसर्च फील्ड में, तो उस तरह महर्षि पतंजलि ने उस जमाने में नोट करके रखा हम जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए, और इसलिए नाम उनका ही माना जाता है। अदरवाइज इट इज अ रिसर्च वर्क, टीम वर्क। तो उस टाइम जो भी मीन्स कंसेप्ट ही था कि वो योग ही हर दिन फॉलो किया जाता था, इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं होती थी कि हर एक का वही रूटीन होता था। अष्टांग योग फॉलो किया जाता था कि यम नियम की सोसाइटी में अच्छे से रहो, फ्रेंडशिप रखो, फिर खुद के लिए नियम कि भाई टाइम से उठो, टाइम से काम करो। ऐसे यम नियम पहले फॉलो करते ही थे सब। आज की तरह नहीं था कि आजकल बच्चे जैसे काफी समय तक सोना चाहते हैं, रात भर जाग सकते हैं। तो उस टाइम ये नहीं था, सनराइज के साथ उठना और सनसेट के साथ सोना। तो इसीलिए वो लाइफस्टाइल ही था वो। और हेल्थ अच्छा रखने के लिए दूसरे पर्याय मेडिसिन वगैरह आयुर्वेद के हुआ करते थे, तो वो भी जाने के लिए नहीं, लेने के लिए, अवॉइड करने के लिए आसन और प्राणायाम हर दिन फॉलो होते थे। आप देखेंगे तो लेडीज के सारे काम में वो आसन ही होते हैं, चक्की चलाते हैं, मथनी चलाते हैं, वो सारे आसन है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। और इसलिए अलग से करना नहीं पड़ता था। और फिर नेचुरली
कंसेप्ट ही उस टाइम ऐसा ही था कि मुक्ति पाना है तो वो धारणा करनी है, ध्यान करना है और मोक्ष की ओर जाना है, ऐसा वो अष्टांग योग। तो ये जो लिख के रखा स्क्रिप्चर्स जो है वो महर्षि पतंजलि के नाम से है। इसलिए बेसिकली आजकल जो भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वो सभी महर्षि पतंजलि योग ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंटली करके अलग अलग नाम दिए गए। तो हम भी वैसे तो महर्षि पतंजलि योग ही फॉलो करते हैं, और फिर आगे जाके जिनमें से जो पसंद आता है वो हम भी उठाते हैं। हम भी ब्रीथिंग टेक्निक्स डिफरेंटली करते हैं, क्योंकि वो फायदा देने वाले ही एक्टिविटीज है ना, तो वो भी हम करते हैं, करवाते हैं। बढ़िया। और आप जैसे अभी बोल रहे थे ना कि उस जमाने में लोगों का लाइफस्टाइल ही वैसा होता था कि उनको करना ही है, तो आज के लिए आप हमेशा जब कराते हो तो आप कहते हो योग इज अ लाइफस्टाइल, यानी कि वो हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों डायरेक्शंस में हर तरह से हेल्प कर रहा होता है। तो करेक्ट। कैसे कर रहा होता है, क्या है योग में ऐसा? योग बाय इटसेल्फ अगर मैं बोलूं तो उस वर्ड का अर्थ अगर आप समझाते हुए बताएं कि कैसे ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को, हमारे तीनों डायमेंशंस को मैनेज करेगा और क्यों जरूरी है इसको डेली करना। मतलब क्या ये ऐसे है जैसे कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, या क्या रीजन देते हैं आप इसका? योग लाइफस्टाइल है, मीन्स डिसिप्लिन है। सुबह टाइम से उठना है तो नेचुरली आप रात को टाइम से सो रहे, ऑटोमेटिकली टाइम से खाना हो रहा है। नेचुरली अवर टाइमिंग जो सुबह से उठ के रात को सोने तक का, वो बिल्कुल उसी तरह हम एडजस्ट अलाइन करते हैं, इसलिए वो डिसिप्लिन आ जाती है। और फिर जब सुबह उठते हैं जनरली, आजकल तो योग किसी भी समय दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिफरेंट रूटीन हुआ है बच्चों का, बिकॉज ऑफ स्टडीज, बिकॉज ऑफ ऑफिसेस। तो फ्रीडम वो भी दिया गया है हमें कि योग कभी भी करिए दिन में, सिर्फ पेट खाली होना चाहिए योग करने से पहले, तो उतना ही रिस्ट्रिक्शन रखा है। अदरवाइज अर्लियर डेज अर्ली मॉर्निंग होता था सनराइज के साथ या सनसेट के साथ, ऐसे 2 समय में ही योग किया जाता था। नेचुरली सनराइज के साथ हमें उठना है तो वो डिसिप्लिन आती थी, सुबह टाइम से उठना है, टाइम से सब करना है। और फिर हम योग को महर्षि पतंजलि योग में माना जाता है आसन और प्राणायाम, इट्स लाइक फूड फॉर अवर बॉडी। हर दिन हम खाना तो खाते हैं, व्रत है तब भी, और डिफरेंट डाइट प्लान फॉलो कर रहे तब भी, लेकिन खाते तो है बिकॉज दैट इज नीड ऑफ आवर फिजिकल बॉडी, दैट इज नीड ऑफ आवर मेंटल बॉडी। जैसे हम कभी फास्टिंग करते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, क्यों? क्योंकि मेंटली हमने सोचा है आज मेरा फास्ट है, मुझे नहीं खाना है कुछ, भूख ही नहीं लगती। तो दैट मीन साइकोलॉजिकली इट्स वर्किंग। और जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो नेचुरली हम शरीर को एक ऑक्सीजन सप्लाई, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रोसेस कर पा रहे। बेसिकली आप देखेंगे आसन और प्राणायाम में क्या हो रहा है, तो शरीर का क्लींजिंग हो रहा है कि जो नहीं चाहिए ऐसे टॉक्सिन्स, ऑलमोस्ट 80% टॉक्सिन्स हमारे ब्रीथ आउट के थ्रू निकलते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो 20% है, 25% है, वो स्वेट, टीयर्स और स्टूल, यूरिन, इनके थ्रू बाकी सिर्फ 20% वाला वर्क है। लेकिन हम वो 80% ही कम यूज करते हैं, अदरवाइज तो हम 24/7 ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन वो ब्रीदिंग जो है उसमें हम लंग्स का सिर्फ 50 to 60% स्ट्रेंथ हम लंग्स का यूज कर रहे हैं, बाकी 40 to ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ नहीं यूज कर रहे हम लंग्स का। तो वो टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में ही रुक रहे हैं, एंड अगेन दे आर गोइंग बैक टू आवर बॉडी एंड जनरेटिंग ऑब्स्ट्रक्शंस। और इसलिए ये ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है योग में। तो योग में नहीं तो पूरी लाइफ में ब्रेथ है तो सब है ना, तो ब्रेथ सही से हुआ तो सभी सही होगा ना, इसलिए ब्रीदिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आसन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, आसन जो है वो जो हमारे ग्लैंड्स है उनका हार्मोनस सिक्रेशन बैलेंस करता है।
शरीर जो पंच तत्वों से बना है उनमें बैलेंस लाता है। आसन पंचकोश पे काम करता है, ऐसे सिर्फ फिजिकली नहीं तो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी काम कर रहा है। और योग में कौन है? योग मीन्स यूनियन, जुड़ना। एक का तो योग नहीं होगा ना, उसमें है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मन, परमात्मन, ऐसे पंचकोश जो है उन सबका जब योग है तब वो शब्द बनता है योग। इन सबका जब कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, तब वो योग बनता है। तो ऐसे वो योग अदरवाइज हम अगर नहीं कर रहे तो हम फील करते डिस्कनेक्ट कि हमारा शरीर कुछ कर रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे कुछ डिस्कॉर्ड हो जाता है इन सब में। तो वो समझना, वो सुनना, वो योग है। सही बात तो है। और योग आप शब्द जो आप समझना चाहते थे तो उसका ये कॉम्बिनेशन है। योग मीन्स कितनी सारी चीजें जुड़ रही है यहाँ पे, शरीर भी है, फंक्शंस भी है, मेंटल एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, वो सब जब एक साथ हो रहे तब वो योग है। क्योंकि वही होता है ना कि लोगों को लगता है कि योग मतलब खूब सारी एक्सरसाइजेस करो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की और हो गया, जबकि जैसा आप बता रहे हो उसमें ब्रीदिंग इज द मेन थिंग, मेन ध्यान हमें ब्रीदिंग पे देना है। और एक चीज और है मैम जो आप करते हो और मुझे बहुत इम्प्रेस करती है कि आप स्वर योग कराते हो, आप हास्य योग कराते हो, चेयर योग कराते हो, वॉल योग कराते हो, मतलब किसी भी स्टाइल में आपका योग हमारे तक पहुंचता है और वो हम सीख लेते हैं। तो कोई भी बहाना नहीं चलता। आप कैसे इतने सारे, मैं कहती हूँ कैसे आपका वर्क करता है कि ये भी करा सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं, व्हाट व्हाट गोज ऑन ऑन योर माइंड, कैसे आप लोग प्लानिंग करते हो? हम वो देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, रोज एक ही पैटर्न फॉलो करते रहे। जैसे हम रोज दाल रोटी सब्जी सेम दाल सेम रोटी सेम सैलड अगर खाते हैं तो बोर भी हो जाते हैं कि कुछ और नहीं है क्या खाने के लिए। वैसे ये है कि अगर हम आसन सेम रिपीट करते रहते हैं तो मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अच्छा यही करना है, अच्छा इससे आगे कुछ नहीं है। देन आवर माइंड, आवर ब्रेन इज सो मच इंटेलिजेंट, वो फिर वो मशीन मोड पे चला जाता है, वो फिर खुद सोचता ही नहीं कुछ कि भाई एक बार स्विच ऑन कर दिया कि शुरू हो जाओ। काफी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में ये भी होता है प्रोसेस। उसके अपने उनके फायदे होंगे जो हमें कम लगे, इसलिए हम वो उस तरह का फॉलो नहीं करते। एवरी डे वी डू new session, new variations of different asan. There are otherwise 84 lakhs variations of asan, 84 lakhs. तो उसमें से हम एक घंटे में चुटकी भर भी नहीं, नमक चुटकी भर डालते हैं ना, वैसे चुटकी भर आसन भी हम कर नहीं पाते पूरा। लेकिन जो कर रहे वो होल हार्टेडली और दिल से किया तो उसका परिणाम उतना ही रहता है। और दूसरा बेसिक कंसेप्ट है कि हम सेम एक्टिविटी सेम मूवमेंट रोज किए तो सिर्फ उतने ही मसल्स उतने ही जॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे ना। अगर मैं स्कंद संचलन कर रही हूँ तो ये मैंने रोज ये किया तो इतना ही हो रहा है, यही जॉइंट यही मसल्स। इसी में मैं डिफरेंस थोड़ा सा डाल देती हूँ, आदि मुद्रा लगा के फिर करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर शुरुआत हुई प्रेशर देना वो अलग हो गया, वही मैं हाथ खोल के सेम मूवमेंट कर रही हूँ तो स्ट्रेचेस सभी कुछ चेंज हो गया, इन्वॉल्वमेंट चेंज हुआ, फिजिकल इफेक्ट चेंज हुआ, माइंड ब्रेन भी सोचने लगा अच्छा मेरा हाथ स्ट्रेट किया तो अभी क्या डिफरेंट है। एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग, आवर ब्रेन आल्सो स्टार्टेड एंजॉयिंग कि अच्छा ये हाथ खोला तो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे एल्बोज भी स्ट्रेट है, रिस्ट भी स्ट्रेच है। तो इस तरह का छोटा छोटा चेंज हम डालते जाते हैं तो उसके बेनिफिट ओवरऑल एक डायमेंशनल जो बोलते हैं उस तरह से अपने शरीर पे मिलता है। इसलिए अलग अलग करना ये महर्षि पतंजलि योग में दिया गया कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना कि माइंड बहुत चंचल है, बच्चे के दिमाग जैसा है कि उसको हर बार कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो आप वही नया लाने के लिए ये वेरिएशंस ले आते हैं।
और वाकई में हम तो सोचते रह जाते हैं, अरे ये ऐसे भी हो सकता है, बड़ा मजा आता है। और मैम आप एक चीज और करते होते हो कि आप बोलते हो सीजन चेंज हो रहा है तो उसमें आपका ब्रीदिंग स्टाइल चेंज होगा। तो अगर आप थोड़े ब्रीदिंग स्टाइल्स हमारे व्यूअर्स को भी बताओ कि किस तरह से वेदर चेंज में क्या चेंजेस लाने चाहिए ब्रीदिंग में, उस पे भी अगर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे जो ये जो साधु संत जो है हिमालय में जाके साधना करते हैं, उनके लिए वहां पे क्या वूलन्स है, क्या बॉडी वार्मर है, कुछ भी नहीं है। तो वो अपने शरीर को गर्म कैसे रखते हैं या कैसे उन लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हैं, तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू जाते हैं। जैसे कपालभाति जब हम करते हैं तो एक शरीर में ऊर्जा जनरेट कर रहे होते हैं, भस्त्रिका करते हैं तो एक ऊर्जा जनरेट करते हैं, तो शरीर को अंदर से गर्म कर देते हैं, तो वो बाहर का ठंड लगना कम हो जाता है। तो इस तरह ये वेदर कंडीशन पे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रखना ज्यादा अच्छा है। अगर बाहर बहुत गर्मी है और उसमें फिर दोबारा आप कपालभाति कर रहे हैं तो शायद वो ऑलरेडी शरीर गर्म, बाहर की गर्मी और कपालभाति से और भी गर्मी बढ़ा दो तो एट टाइम्स ये फिर निगेटिव साइड चला जाता है कि हीट ज्यादा बढ़ गई शरीर में, तो जो उसके इफेक्ट आते हैं हाथों के छिलके निकलना या अल्सर्स होना या लूज मोशंस, हर एक को अलग अलग है, गर्मी बढ़ने की वजह से जो होता है वो होने लगता है, वो ना हो। इसलिए वेदर कंडीशन पे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न डिपेंड बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे उस टाइम हमें कूलिंग की जरूरत है तो हम शीतकारी, शीतली इस तरह के प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो हमारी हीट भी नहीं बढ़ती शरीर की और बैलेंस भी कर पाते हैं, क्लींजिंग कर पाते हैं। इसलिए उस तरह का ब्रीदिंग टाइप रहना चाहिए। और वही विंटर्स में शरीर को गर्माहट की जरूरत है, बाहर वेदर कंडीशन ठंडा है, शरीर भी ठंडा होने लगता है, तो वो कफ कोल्ड की तरफ ना जाए, इसलिए उस टाइम फिर ये कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी ये प्राणायाम ज्यादा किए जाते हैं। अदरवाइज भ्रामरी वैसे न्यूट्रल है, वो गर्मियों में भी किया जाता है, वो विंटर्स में भी किया जाता है, रेनी सीजन में भी एवरग्रीन प्राणायाम है। कभी भी किसी को भी कोई भी इशू है, ब्रीदिंग रिलेटेड बोलिए, हार्मोनल बैलेंसिंग रिलेटेड बोलिए, भ्रामरी प्राणायाम 21 टाइम्स भी करते हैं तो फायदा ही मिलता है, क्योंकि इतना इस पे रिसर्च हुआ। सॉरी, हाँ नहीं बोलिए। प्राणायाम अगर आप एक बार बताएं कि कैसे करना होगा, कि हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ऐसा है उसका? करेक्ट, हर कोई कर सकता है भ्रामरी प्राणायाम, और उसमें वो सिंपल प्रोसेस होती है कि लंबी सांस भरिए और एडिशनल में से वाइब्रेशन हम जो जनरेट करने वाले हैं वो हम शरीर में रखना चाहते हैं। अदरवाइज देयर आर 7 ओपनिंग्स ऑन आवर फेस, 2 ईयर्स, 2 आईज, 2 नॉस्ट्रिल एंड 1 माउथ, ऐसे 7 ओपनिंग्स है। तो वो 7 को बंद, 7 को तो नहीं, 5 को बंद, नाक से तो एक्सेल कर रहे हो आप, लेकिन ये वाइब्रेशन अंदर रखने के लिए जनरली हाथों का पोस्चर ऐसे रखा जाता है कि हाँ अंगूठे से कान बंद करिए, बहुत प्रेशर नहीं देना, लाइटली बंद करना है। 2 उंगली आंखों पे मीन्स आई बॉल्स पे प्रेशर नहीं आएगा, 2 फोरहेड पे। तो लंबी सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करना है। तो एक बार दिखाती हूँ। तो इसमें जितना लंबा आप एक्सेल कर सकते हैं करना चाहिए। बेसिक बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रहना है, बैकबोन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। ये कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, इवन आपको नहीं है चेयर नहीं, नीचे बैठना नहीं, खड़े होके भी कर सकते हैं, उसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। शवासन पोस्चर में भी कर सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं मैं तो बैठ ही नहीं सकती, तो वो बेड पे भी नहीं बैठ सकते इश्यूज की वजह से जो भी, तो वो उस पोस्चर में भी कर सकते हैं। इस पे रिसर्च हुआ है श्वेता जी कि जब भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है तो ये जो नेजल कैविटी है यहाँ पे एक ना नेचुरल ये केमिकल फॉर्म होता है, नॉर्मल रूटीन में भी होता है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। उसका काम होता है
जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो उस ब्रेथ के साथ वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर नेचुरली जाता है। काफी एक्टिविटी जो हो रही है वो जो हम नहीं समझ पाते, उसमें से ये एक है। तो वो उसका काम होता है कि हमारी नर्व जो है उनको एक्सपांड करना, उनको डायलेट करना और ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन जो लेके जा रहा है उसको जाने देना। तो क्या होता है ना, हमारी नर्व्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही, कहीं कॉम्प्रेस, कहीं वॉल पे रुकावट आती है, कहीं गैस है, कुछ तो भी ऐसे 72,000 नर्व्स है ना, चैनल्स है ना। तो उनमें से ब्लड जो जाना है, छोटा सा प्रिक यहाँ किया तो यहाँ भी ब्लड आता है, टिप पे भी किया वहां भी, मीन्स ब्लड कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो उन चैनल्स को डायलेट करना ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है। ओके। और जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे, इसमें जो फॉर्म हो रहा है, जब हम भ्रामरी या ओमकार इन दोनों में से कोई एक ब्रीदिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 to 8% मोर वो जनरेट हो पाता है। 7 to 8%। वाओ। जहाँ जीरो नॉर्मल था वहां पे इतना क्वांटिटी बढ़ता है। तो नेचुरली तो आजकल ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए मेडिकली ये केमिकल दिया जाता है। टैबलेट में जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है उसमें, कि वो नर्व डायलेट हो जाए, ब्लड फ्लो स्मूथली हो पाए, हार्ट पर से प्रेशर निकल जाए, ऐसा वो प्रोसेस। तो बिना टैबलेट का अगर हम कर पाए तो क्यों ना करें। बिल्कुल। भ्रमर गुंजन के जो ये वाइब्रेशंस अभी हमने महसूस किए, ये आवाज के, ये हमारे थायराइड पे भी उतनी इफेक्टिवली काम करते हैं। ये हमारे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड पे भी इफेक्टिवली काम करते हैं। तो ये उनमें भी बैलेंस लाना, स्टिमुलेशन देना, ये उन ग्लैंड्स पे भी वो भ्रमर गुंजन बहुत अच्छे से काम करता है। इवन हम तो ये प्राणायाम, एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज है, वहां पे कोई दिक्कत है तो उसमें भी ये प्राणायाम इफेक्टिवली काम करता है। वेरी नाइस। ओके। और और इसको एज लिमिट कोई नहीं, बच्चों से लेके बुढ़ापे, मीन्स आपका 100 years 110 years जितना भी लाइफ है, आराम से अपने स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। और पर एक चीज और है कि जैसे ही अभी लोग सुनेंगे कि ये करना चाहिए तो एक्सट्रीमिटी हर चीज की होने लग जाती है कि सारा समय बस अब यही करते रहो और एकदम ठीक कर लो। तो वो भी शायद कोई एक टाइम लिमिट या नंबर ऑफ काउंट्स ऐसा कुछ होता है। लिमिट्स वैसे ज्यादा होते नहीं, अपनी स्ट्रेंथ ही होती नहीं है इतना करने का, इसलिए जनरली 3 से शुरुआत करनी है, फिर स्ट्रेंथ बढ़ाते जाइए। डू इट फॉर 5 times, देन 11 times, 21 times। फिर सरेंडर के साथ भी करिए कि इट्स गिविंग मी स्ट्रेंथ, माय फिजिकल बॉडी एनर्जाइजिंग। क्योंकि ये आप करके खुद भी करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि ये एक्सेल है, सांस निकालना है। तो ये कितने सारे टॉक्सिन्स वहां पे निकल रहे कि इतना लंबा एक्सेल कर पा रहे, और साथ में वो स्वर भी है, आवाज भी है, नाद भी है, तो ऐसे वो डबल काम करता है। तो वो माइंड पे उतना ही स्ट्रांगली काम कर रहा है क्योंकि बाकी कोई विचार आप उस टाइम कर ही नहीं सकते। और स्ट्रेस क्यों आता है कि हम इधर पास्ट में विचार कर रहे होते हैं कि कल क्या हुआ था, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरा वो हुआ नहीं, ऐसा कर नहीं पाई, और आने वाले कल के बारे में भी विचार होता है, स्ट्रेस होता है कि कैसे होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं। तो अगर वो ही विचार ही नहीं रहे तो कहाँ से स्ट्रेस, कहाँ से टेंशन। सो यू आर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो कंसेप्ट है योग का कि पास्ट की भी नहीं सोचिए, फ्यूचर की भी नहीं, इस क्षण में जो हो रहा है वो थ्रू द हार्ट करिएगा। एग्जैक्टली वही प्रोसेस इस प्राणायाम में भी होती है। तो जो आपका सवाल था कि मन पे कैसे काम करता है, वो इस तरह से करता है कि इन्वॉल्वमेंट के साथ भी होता है तो मन भी उतना ही शांत हो जाता है। बहुत सही। और आपने ये जो स्वर की बात की, स्वर योग की बात की, और आप बहुत बार हम लोगों को चक्रों, जितने हमारे चक्र हैं उन पे भी काम कराते हो और हमें बताते हो। तो वो स्वर योग और चक्र का किस तरह से कनेक्शन बैठता है, क्या करते हैं उसमें?
चक्र एक नया कंसेप्ट है, नया मीन्स डिफरेंट कंसेप्ट बोलूंगी, जो हम शायद ऑपरेशन करेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का, साइंटिस्ट का इतना डीप स्टडी था कि शरीर को इतने अच्छे से स्टडी किया कि एक एक डिफरेंट पावर स्टेशन है शरीर में, जिन्हें हम योग शास्त्र में चक्र बोलते हैं। तो ग्लैंड मीन्स एक छोटा ऑर्गन है जो कुछ हार्मोन रिलीज करता है, उस तरह से मेडिकली देखा जाता है, वही हम योग शास्त्र में चक्र बोलते हैं। तो वो ग्लैंड तो इन्वॉल्व है, उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स, उससे कनेक्टेड फंक्शंस वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो आज के न्यू हाई फ्रिक्वेंसी कैमराज आए हैं उसमें हमारे शरीर के चक्र भी कैप्चर होते हैं, और ट्रीटमेंट भी वो पिक्चर देख के किया जाता है कि किस चक्र में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, किस में थोड़ी एनर्जी लो है। वहाँ पे मेडिटेशन करके या स्वर योग के थ्रू वहाँ एनर्जी बैलेंसिंग किया जा सकता है, और में जो भी इशू है वो 100% क्योर भी हो जाता है। तो ऐसे मेजर जो है वो 7 चक्र माने जाते हैं शरीर में, मीन्स है, मानते नहीं, एक्चुअली है 7 चक्र है। एंड अदरवाइज देयर आर 112 इनसाइड द बॉडी एंड 2 आउटसाइड द बॉडी। कि हमारा कनेक्शन जो यूनिवर्स से है उनको भी चक्र बोला गया है। सी द ब्यूटी। हम सोचते हैं जो हमारे शरीर में वही हम है, नहीं, हमारा जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन वो भी 2 चक्र, ऐसे 114 ओवरऑल चक्र माने जाते हैं। में जहां से हमें एनर्जी मिल रही या जनरेट कर पा रही हमारे शरीर, उसे चक्र बोला गया, एनर्जी सेंटर्स बोले गए, है ना। तो मेजर जो 7 है वो बड़े है, वो एनर्जी मीन्स मेडिकली हार्मोन जो रिलीज करते हैं, जो हर चीज के लिए जरूरत है। तो ऐसे 7 जो है वो बैकबोन के फ्रंट साइड में है। Okay. और जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे पेट के है, चेस्ट के, हेड के है, इनके बैक साइड में है, मीन्स इन वे सेंटर में है। Okay. तो वो पिक्चर्स भी जो डिपिक्ट की जाती है चक्रों की, तो एक लाइन में है सीधे, जो 7 है वो, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। Okay. हाँ, तो सबसे पहला जो आता है वो जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं। और ये ना चक्र में से हार्मोन नहीं है यहाँ पे, ये एक कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इसमें पंच तत्व भी है जिनका शरीर बना हुआ है, उनको भी बैलेंस करते या मेंटेन रखते। पंच कोश जो मेजर हमारे शरीर के कोश हम फील करते हैं या सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, बुद्धिमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसे 5 कोश है हमारे, लेयर्स है बॉडी के, उनको भी बैलेंस करने वाले ये चक्र होते हैं। हार्मोनल बैलेंसिंग तो है ही है इसमें। तो ये जो बैलेंस करना है पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चक्र कर पाते। उसके बियॉन्ड जो हमारा मन है, बुद्धि है, उनको फिर हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र करता है। ऐसे ये इम्पोर्टेंट 7 चक्र एक लाइन में। और फिर चक्र के लिए, इमेजिनेशंस के लिए बहुत सुंदर से सिंबल्स भी दिए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, कि हम ऐसे सॉलिड एक ग्लैंड इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो एक सुंदर सा लोटस, कि लोटस को हमारे संस्कृति में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो सिंबल्स उन लोटस के दिए गए, उनके कलर्स, उनके शेप, साइज, कि मूलाधार चक्र है तो 4 पेटल का ही लोटस है। कलर भी आप डालते हो उसमें ना, कि रेड कलर भी है, ऑरेंज है, येलो है, तो ये तो कलर भी एक इमेजिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा कलर थेरेपी जो है वो भी हम अपने आप को कर रहे होते हैं उस टाइप, क्योंकि पर्टिकुलर वो कलर उस रीजन में हम इमेजिन करते हैं, तो उससे कनेक्टेड जो एक्टिविटी शरीर में हो रही है, तो वही कलर पूरे हमारे शरीर में भी स्प्रेड होने लगता है। एट टाइम्स इट इज इमेजिनेटरी, बट जब प्रैक्टिस के साथ वो एक्चुअल हम फील करने लगते हैं कि उसकी ऊर्जा है ना, हर रंग की अपनी ऊर्जा है,
अगर मैं बोलूँ ब्राइट येलो कलर मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व बैलेंस करता है, तो वो जो हमारे मन में विचार आए, वो कलर, वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में, हमारे विचारों में आए तो हमारे शरीर में भी आए। एट टाइम्स वो इमेजिनेशन से हमें स्वेटिंग भी होने लगता है, इतना डीपली वो काम करता है। तो इसलिए वो कलर्स भी उन सिंबल्स को, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स कलर्स के बारे में, कि हार्ट चक्र को कोई ग्रीन कलर मानता है, कोई स्काई ब्लू कलर मानता है, विशुद्धि चक्र को कोई इंडिगो कलर मानता है, कोई और डिफरेंट कलर्स। तो इन अ वे दीज आर सिंबल्स। तो इसमें इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बोलते हैं वो तो गलत है, उसको तो कुछ नहीं आता। ये सोचिए ना, वो सिंबल्स है, वो इतना भी इफेक्ट नहीं करेगा कि आपने स्काई ब्लू की तरह जगह ग्रीन कलर इमेजिन कर लिया तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं, इन अ वे इट्स अ कलर, है ना, इट्स इमेजिनेशन। तो वो हम काफी बार जैसे इमेजिन करते हैं तो हम ओल्ड मेमोरीज में जाके करते हैं कि मैं नदी के किनारे गई थी और वहां पे वो बहता पानी, वो कलर, वो साउंड, वहां पे ग्रीनरी, वहां पे पहाड़ी, क्या है मेरा वो ओल्ड मेमोरीज है, और अभी मैं उसको याद कर रही हूँ, है ना। अभी तो एक्चुअली नहीं है ना वो, लेकिन मुझे खुशी मिल रही है ना वो सब याद करके। मैं एक्चुअली उस समय में गई ना। वैसे ये है कि ये कलर्स जब आप इमेजिन करते हैं तो एक्चुअली इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर माइंड, इन योर बॉडी, और उसका फायदा होने लगता है फिर। इसलिए वो बहुत सुंदर रिसर्च करने के बाद गए हुए सिंबल्स है। और ओम चांटिंग भी जब आप कराते हो उसमें भी आप बहुत सारे वेरिएशंस कराते हो कि 3 पार्ट्स में है, तो कभी पहले होगा, लंबा होगा, या उसमें चेंजेस होंगे, और फिर आप चक्रों पे भी रखवा के उनका बुलवाते हो। इसका क्या लाभ किस तरह से हो रहा होता है? अदरवाइज हर चक्र का बीज मंत्र है। बीज मीन्स जो जैसे बीज जमीन में बोते हैं तो प्लांट बन जाता है ना, ट्री बन जाता है ना, वैसे जब हम बीज उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र बन जाता है। ऐसे हर चक्र का अलग अलग बीज मंत्र है। ये मेरा तो सजेशन ये रहता है कि गाइडेंस में किया करना चाहिए ये बीज मंत्र के साथ जब कर रहे हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट इतने ट्रिमेंडस है कि एट टाइम्स वो इफेक्ट को बाद में हम कंट्रोल मुश्किल से कर पाते हैं। तो आपके साथ गुरु गाइड कोई रहे और तब आप करते हैं तो इसके गलत इफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बीज मंत्र में बहुत ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि वो एक अलग साधना ही है। उसको फिर काफी आगे पीछे की प्रिकॉशंस भी है, क्योंकि उससे एट टाइम्स इतनी गर्मी जनरेट हो जाती है कि हम वो ऊर्जा सह नहीं पाते। तो उस तरह ना जाए, बैलेंस रखना इज बेस्ट, क्योंकि हमको उस तरह की साधना रोज के रूटीन में जरूरत नहीं होती। और दूसरा, जैसे ओमकार का आपने पूछा कि अ उ म, ये 3 बीज मंत्र है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं हमेशा कि घर में हम पंखा भी चलाते हैं, हिसिंग साउंड होता है ना। तो कुछ भी अगर रोटेट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वाला साउंड आता है। तो वो जो साउंड आ रहा है, तो पृथ्वी जब अलग हुई और वो गोल घूम रही है, बाकी वो साइंस हम सब जानते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्र, ये तो वो जो खुद के अराउंड भी घूम रही है, सूरज के अराउंड भी, वो जो घूमने की साउंड है वो अ उ एन म है। तो हमारा वो स्टडी देखिएगा कितना डीप था। अभी तो नासा ने भी मान लिया, तो अभी दुनिया मानने लगी है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिकली मशीन्स के थ्रू वो प्रूव कर दिया। उस टाइम हमने भी तो वो प्रूव किया था, लेकिन इन बिटवीन जो समय गया जिसमें हमारे स्क्रिप्चर्स डिस्ट्रॉय हुए, हमारे कल्चर्स डिस्ट्रॉय हुए, नहीं तो हमें कैसे मालूम होता। हमारे पास भी ये सारी मशीनरी थी, पहले से थी। विमान आता था लेने के लिए, तो क्या था वो विमान, जो आज का विमान है वैसे ही कुछ था मशीनरी। सीताहरण हुआ, विमान में ले गए, रावण कैसे ले गए, कौन सा विमान था। तो ऐसे वो कंसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी है।
में स्टडीज है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं, स्टडीज है, प्रूवन है। तो ऐसे वो जो गोल घूमने की जो आवाज है वो पहले अ से शुरुआत होती है, फिर संधि होता है, ऊ जो है वो म तक जाने के लिए बीच का जो स्वर है वो ऊ है, ओके। और फिर एंड में वो मकार है। तो जैसे हम मुंह से अ शुरू करते हैं लिप्स खोल के, और फिर म तक जाना है, तो इन बिटवीन जो साउंड है वो हमारा अ उ और म, ऐसे 3 स्वर जोड़ के जो बनता है वो पूरा ओमकार है। और इसीलिए उसको क्रिएशन का साउंड या उत्पत्ति की साउंड बोला जाता है। और उसका भी ऐसे लिमिट नहीं है कितनी बार बोलना चाहिए, वो तो 3 से शुरुआत करिए और अपने स्ट्रेंथ से। यहाँ भी आप देखेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम का ही मल्टीपल बेनिफिट है यहाँ पे। ओंकार के 3 बीज मंत्र और जब उच्चारण करते हैं तो पेट में ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, उनमें एक्टिविटीज होती है। उकार बोलते हैं तो चेस्ट रीजन में, और मकार बोलते हैं तो सर से पैर तक ऐसे वाइब्रेशंस पूरे शरीर में स्प्रेड होते हैं उस स्वर के, उन उच्चारण के। इसलिए हम आकार का जो एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि छोटा बेबी बॉर्न होता है तब डॉक्टर सबसे पहले कोई एक्टिविटी कराता है तो वो है रोना। तो उसको रुलाते हैं, और बेबी कैसे रोता है, साइलेंटली मुस्मुसाते नहीं रोता, नाभि से रोता है। तो वो आकार वाला स्वर एक्टिवेट होता है, तो सारे चैनल्स नाभि से कनेक्टेड जो है सर तक, पैरों तक, हाथों तक वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर उकार बोलते हैं तो वो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कंट्रोल करने वाला, तो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उकार की है। और मकार मीन्स सर से पैर तक वो वाइब्रेशंस फ्लो होने के लिए इन बिटवीन जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर करते हुए जाता है। तो इसीलिए वो कंसेप्ट है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है ऊर्जा की, विष्णु जो है वो मेंटेनेंस, हर जगह हर सेल को वो जीवन देने का काम करता है, और महेश का काम है जो नहीं चाहिए ऐसे टॉक्सिन से ब्लॉकेज शरीर में है तो उनको पहले डिस्ट्रॉय करना और फिर हर सेल तक जीवन पहुंचाना। इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश मीन्स आकार उकार और मकार, ऐसा सुंदर सा कंसेप्ट है ओमकार का। और जो हम बोलते हैं भगवान बाहर है, ढूंढने जाते हैं, उसकी जगह आप ऐसे साधना रोज करिएगा, भगवान तो आपके अंदर ही है। और फिर जो हेल्थ का बेनिफिट जैसे आप बोल रहे थे, तो ये सिंपल से रोज अगर हम फॉलो करते हैं टेक्निक्स तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। शरीर लोहे का नहीं बनेगा, हमें कोई इश्यूज नहीं आएगा ऐसे नहीं है, क्योंकि डिस्टरबेंस क्यों आता है, हम इरेगुलर टाइम पे खाना खा रहे या जो सूट नहीं कर रहा वो खा रहे, तो तब स्टमक अपसेट है, या कफ कोल्ड का रीजन भी हम जानते हैं, रूटीन सही नहीं कर रहे, देर से सो रहे देर से उठ रहे, उससे हो रहा है। लेकिन उससे रिकवरी जो है वो हम अगर रेगुलर योग करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए रोज के रूटीन में अगर हम योग रखते हैं तो हेल्थ अच्छी, पीस ऑफ माइंड अच्छी, और वो एक सेटिस्फैक्शन कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। नहीं तो हम दुनिया के लिए तो हर क्षण जीते हैं, तो अपने लिए भी कुछ समय हम दे पाए वो एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलना जो चाहते हैं कि योग करना है तो साथ में करिए, ग्रुप में करिए, अंडर गाइडेंस करिए, क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आती है। हम अपने मन से करना चाहे तो आज मेरी नींद देर से खुली है तो आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे काम पे जाना है तो अभी टाइम नहीं है, ऐसे बहुत बहाने मिल जाते हैं। तो जब हम साथ में मिलकर करते हैं ना, उसका अलग एनर्जी भी है और अपना एक कमिटमेंट भी है। सही बात है। तो इसलिए हम सजेशन जरूर देते हैं कि किसी के साथ करिए, मिल के करिए और अपने सेहत को अच्छी रखिए। क्योंकि वही बात है, आप जो बोल रहे हो ना कि पहले एपिसोड में जो आपने बात बोली थी कि आउटसोर्स नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि
ऐसा नहीं है कि बीमार पड़े तो अभी फटाफट कुछ करो, एक मेडिसिन पॉप इन करने जैसे योग करो और फिर बोलो कि बस ठीक हो जाना चाहिए। अगर उसको हम अपनी डेली हैबिट में बना लेंगे और अपना लाइफस्टाइल ही योग बेस्ड रखेंगे, तो ना स्ट्रेस होगा, ना कोई मेंटल इश्यूज होंगे, और फिजिकल हेल्थ अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती भी है तो वो इजिली रिकवरी होगी, बिकॉज हमने अपनी बॉडी को उतना स्ट्रांग बना लिया होगा। ऐसा मैं सोचती हूँ आपकी बातों से भी। बिल्कुल पर सही बोला। लेकिन ये भी है कि अगर बीमार हुए और मेडिसिन जैसा ये नहीं है, लेकिन एट टाइम्स ये ब्रीदिंग टेक्निक्स है, स्ट्रेचिंग है या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो मेडिसिन की तरह भी काम करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मुझे अगर एसिडिटी हो रही है और उस समय अगर मैं शीतकारी प्राणायाम करती हूँ तो 5 to 6 ब्रेथ में मेरी एसिडिटी शांत हो जाती है। शीतकालीन ऐसे टंग रोल करके दांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ के, हाँ। इस तरह का जो प्राणायाम है उससे एसिडिटी बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है। मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं अभी मेडिसिन पॉपअप किया तो आराम मिलेगा, एग्जैक्टली ये प्राणायाम भी उस तरह से काम करते हैं, उतना ही इफेक्टिवली काम करते हैं। तो ये तो फिर हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा है कि भाई ध्यान रखो, अगर एसिडिटी हो रही है तो दवाई खाने से बेटर है कि ये कर लो, प्राणायाम करो। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो दवाइयों से बहुत दूर भागता है, मुझे इसीलिए योग सबसे ज्यादा पसंद आता है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो जो हम आसन और प्राणायाम करेंगे तो, और इसीलिए हम बोलते हैं कि अंडर गाइडेंस करना ज्यादा बेनिफिट देता है। काफी बार हमने ऐसे भी लोग देखे कि यूट्यूब से सुना और फॉलो करने लगे, लेकिन आपको वो सही हो रहा है कि नहीं, सूट कर रहा है कि नहीं, नहीं जानते आप। तो एट टाइम्स वो रिवर्स साइड भी चला जाता है। एक एग्जाम्पल हमारे पास ही आया था जिन्हें शुगर डिटेक्ट हुई, शुगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, सुना था टीवी पे, यूट्यूब पे कि कपालभाति करिएगा शुगर ठीक हो जाएगी। हम फिर जैसे आपने बोला था कि एक्सट्रीम भी कर लेते हैं तो वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन, तो उनको इतना उन्होंने कर लिया कि दिन में 3 बार कपालभाति 3000 तक। सडनली इतनी हीट बढ़ गई उनकी, ऑलरेडी शुगर और फिर हीट बढ़ी और शरीर में पूरे हीट कहीं ना कहीं निकलेगी, तो बॉयल्स हुए पैर से लेके सर तक, और मेडिसिन भी काम नहीं कर रही क्योंकि शुगर बढ़ी हुई है, तो वो हील ही नहीं हो रहा था। तो डिस्कशन में उनसे कभी पता चला वो परेशान थे, मुंह में भी छाले आए, सर में भी हुए हैं बॉयल्स और ये वो। तो हमने पूछा क्या करते हो? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ कपालभाति करता हूँ। और फिर पूछा क्या, कैसे, कितना, तो ये रीजन समझ में आया। सबसे पहले उनकी कपालभाति बंद करवा दी और उनको ये प्राणायाम और फिर डाइट में भी पतला छाछ और ऐसे जो डाइट के लिए जरूरत होती है हीट कम करने के लिए वो सजेशन दिए। फिर उनको ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन बाद उनको वो थोड़ा रिलीफ मिलने लगा। तो इसलिए अगर आप पूरा प्रॉपर नहीं जानते तो अपने मन से करना उतना फायदा नहीं देता। योग से तो होगा पर गाइडेंस में होगा, पंगा नहीं लेने का। सही बात है। अभी तो मैम आपकी इतनी सारी बातें जो हमने बोली ही नहीं है, और बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को होती है, उनके बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ है। शवासन को लेके मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, वो नहीं हुए हैं। और आपका फेवरेट कोट है जो मेरी लाइफ का हिस्सा है, उसके बारे में भी कुछ बात नहीं हो पाई है। तो मैं ना जरूर आपको शायद दोबारा तंग करूंगी मैं, अगर आप टाइम निकालेंगे तो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। आपसे मिल के बात करके आपके व्यूवर्स को मिलना भी चाहेंगे और मुझे बहुत खुशी और अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए, धन्यवाद।
तो ये थी सुजाता सुहास मैम, जिनके बारे में कि हमने आपको बताया कि कैवल्य धाम, लोनावाला, टाइम्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली और SRCM हैदराबाद कई समकालीन योग गुरुओं से भी वो शिक्षा ले चुकी हैं और 1994 से योग सिखा रही हैं। अनेक क्लबों में, सरकारी संस्थानों में और रक्षा कर्मियों को योग प्रशिक्षण दे चुकी हैं। भारत और विदेशों में यात्रा की हुई है और आज उन्होंने जो बातें बोली हैं, अगर आप इनको सुनते हैं और मानते हैं तो अवश्य सेहतमंद रहने वाले हैं। तो बस इसी का ध्यान रखिए और योग को केवल 21 जून के लिए मत रखिए, रोजाना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि ये एक कवच बन जाएगा, और हाँ, कोई लोहे का शरीर नहीं है हमारा, परंतु बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो पैदा कर ही देगा। तो व्हाट इज द वेट फॉर यू पीपल टू स्टार्ट? कम ऑन, आपको क्या चाहिए? एक ब्रीदेबल मैट और एक अच्छा सा योग गुरु, और शुरू हो जाइए, योग करिए, क्योंकि योग से ही होगा। जय हिंद।